अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने NET 2 का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने उधर देखा कि क्या हिसाब किताब था, किस तरह टेस्ट होता है, क्या नहीं होता, किस तरह का सिलेबस आता है। हमारा टेस्ट को देख के फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं उस वक़्त। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि NET में पास करना बहुत ही ईज़ी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वो अलग बात है कि मेरा पास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आती थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो NET 2 में मैंने देखी है वो है टाइम मैनेजमेंट। जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती वो NET को पास नहीं कर सकता। क्योंकि NET में पास करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 150 प्लस या 160 प्लस नंबर। अब 150 प्लस या 160 प्लस नंबर उसी बंदे के आएँगे कि जिसको मैथ्स के एमसीक्यूज़ आते हों, जिसको फिज़िक्स के आते हों, जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती हो, 20-25 नंबर उसमें आ जाएँ। ठीक है? तो मैथ्स वही बंदा कर पाएगा जल्दी कि जिसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। अब जल्दी तो मैथ्स कोई भी नहीं कर सकता, सॉल्व करना पड़ता है तभी जाके मैथ्स होती है। तो इतने में मैथ्स हम लोग सॉल्व किस तरह करें? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ मैंने डेढ़ डेढ़ से 2 महीना इसकी तैयारी की थी एक बुक से, स्टेप की बुक से जो मैंने आपको बताया था। आप अपनी अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी इसकी बायो में इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लेना जाके कि मैंने किस बुक से प्रिपरेशन की थी और वो कहाँ से मिलेगी। अब उस बुक से मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब मेरे मैथ्स में आए हैं 100 में से 68 नंबर। 68 नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने खाली वो एक बार सॉल्व भी की थी। मुझे टाइम नहीं मिला था उसको रिवीजन करने का। अगर मैं रिवीजन कर लेता तो मैं इस बात को मेक श्योर कर सकता हूँ कि मेरे उसके अंदर आराम से 80 प्लस नंबर आ जाते। अब बात करें कि मेरे 104 नंबर क्यों आए हैं, 68 नंबर मैथ्स में आ गए हैं, फिर भी 104 नंबर क्यों आए हैं? वो इस वजह से कि मैंने जो सॉल्व किए थे, सबसे पहले मैंने गलती की, मेरे दिमाग में ये था कि मैंने पहले इंग्लिश करनी है क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था जो NET 1 दे के आया था, वो कह रहा था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले तुमने इंग्लिश करना है। अब मेरे दिमाग में भी यही था कि मैंने इंग्लिश करना है सबसे पहले। अब जो ही टाइम उसने बोला कि टाइम योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, उसने टाइम स्टार्ट किया और सामने आ गया मैथ्स के एमसीक्यूज़। अब मैथ्स के एमसीक्यूज़ देखते ही मैंने कहा पहला एमसीक्यूज़ हो गया तो मैं अब सॉल्व करते मैथ्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने लग गया। मैंने कहा चलो देख लेंगे आखिर में टाइम जो होगा वो रिकवर हो जाएगा, जल्दी-जल्दी कर लेता हूँ मैं। तो जब मैं मैथ्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए बैठ गया और कुछ एमसीक्यूज़ नहीं आते थे, कुछ मुझे अ, उसकी टेक्निक्स याद नहीं आ रही थी। अब एक एमसीक्यूज़ अगर आप सोचें कि वो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? इस तरह का एक एमसीक्यूज़ था, उसकी इंटीग्रेशन करनी थी। अब मुझे याद ही ना आए कि इसमें कौन-सी आइडेंटिटी लगेगी। पहले मैं सोचूँ कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लगा देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगा देता हूँ। फिर मैं सोचूँ कि नहीं कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं लगा देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा देता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ से एनईटी देकर निकल चुका, जब टाइम खत्म हो गया, तब मुझे याद आया कि मैंने उसके ऊपर 5 मिनट क्यों ज़ाया किए थे, जबकि मैं माइनस के साइन को अलग-अलग करके लिख सकता था, उनकी कटिंग हो जाती थी और फिर जो साइन बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बनता तो साइन स्क्वायर कट जाता और पीछे क्या रह जाता 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो हमारे पास क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स उसकी इंटीग्रेशन आराम से कौन सी हो सकती थी। तो बाद में मुझे बहुत दुःख हुआ कि ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आया। और इस चीज़ को अगर हम लोग मद्देनज़र रखें तो जो चीज़ हमें नहीं आती 1 सेकंड यानी 30 सेकंड में हमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको हमने छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं पड़ना। क्योंकि मेरे जो 100 एमसीक्यूज़ मैथ्स के थे वो पूरे 2 घंटे लगे थे। 1 2 घंटे और 10 मिनट लगे थे। पीछे 50 मिनट रह गए थे। अब 50 मिनट में मैंने एमसीक्यूज़ करने थे 100। अब 100 एमसीक्यूज़ फिज़िक्स का एक एमसीक्यूज़ पढ़ना भी है, उसको फ़ॉर्मूला भी लगाना है और उसके बाद उसको आंसर भी करेक्ट करना है, उसको सेव भी करना है, फिर नेक्स्ट भी करना है। अब 1 मिनट तो लगता नहीं है इस चीज़ में, इसमें इस चीज़ में 2 से 3 मिनट तो लग जाते हैं। अगर आप लोग सोचो भी, आपको ना भी आता हो, आप फिर भी सोचो और फिर उसके बाद कोई आंसर सजेस्ट करो और उसके बाद उसको सेव करो, फिर नेक्स्ट करो। अब एनईटी में होता क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है वो, ठीक है? कि जिसमें एक स्क्रीन होती है, कंप्यूटर जो होता है ना, वो टेबल के नीचे फिक्स्ड होता है, ठीक है? उसके ऊपर हमारे पास शीशा सा लगा होता है जिस ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता है जिसके अंदर से हम लोग देख सकते हैं और छोटी इतनी सी जगह होती है कि आप लोग मसां ही बैठ सकते हो उसके अंदर मुश्किल से, ठीक है? और टाँगे भी नहीं ला सकते, इतनी सी जगह होती है। तो सबसे पहले तो टेस्ट देखते ही मेरे दिल को कुछ हुआ था, लेकिन एकदम फिर मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया और आखिर में बहुत बुरा मुझे फ़ील हुआ कि मैंने 2 महीने पूरे तैयारी की थी और फिर भी मेरे से एक छोटा-सा काम जो कि टाइम मैनेजमेंट था, वो नहीं हो सका, जिसकी वज़ह से मैं इस बार रह गया। और देखते हैं अब इंशाल्लाह NAT 3 आएगा, वो इंशाल्लाह मैं दूँगा और इस बार तो मुझे पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। सिलेबस का अगर मैं आपको बताऊँ, मैथ्स में 80 प्लस स्कोर अगर आपने करना है या 85 प्लस आपने स्कोर करना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। तो अगर सेकंड ईयर की मैथ्स आपको पूरी आती हो, तो आपके 50 से 60 नंबर आराम सुकून से हैं, ठीक है? अगर सेकंड ईयर की मैथ्स पूरी आती हो, इंटीग्रेशन
और डिफरेंशिएशन, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप लोग कोनिक्स की बात करें चैप्टर नंबर 7 जो कि अब तक किसी भी कॉलेज ने नहीं कराया होगा, उसके ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब लंबा चैप्टर है तो इसका क्या मतलब है? कि आप लोग हमें ये सॉल्व नहीं कराओगे? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो बंदे को पहले करानी चाहिए। कॉलेज वाले के दिमाग में है कि ये बच्चों ने मेहनत करनी है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने उन्हें इतना भी इल्म नहीं है कि टॉपिक इम्पोर्टेंट कौन-सा है। अब टॉपिक इम्पोर्टेंट जो है वो है कोनिक्स, और कोनिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 अभी तक किसी कॉलेज ने करवाया ही नहीं है, ना ही हमें करवाया है। और मैंने किस तरह समझा था, ना यूट्यूब के ऊपर उसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैंने उसके जो मेरे पास बुक थी उसके ऊपर एमसीक्यूज़ थे, ठीक है? उसकी तस्वीरें मैंने गेमिनी को भेज-भेज के समझी थी, और फिर मैंने बुक खोली, बुक में से पढ़ा, फिर मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई। उसमें से 4 से 5 से 6 ही एमसीक्यूज़ आए होंगे। पिछले जो एनईटी थे उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए थे, इसमें इतने नहीं आए। तो बात करने वाली ये है कि जिसको टाइम मैनेजमेंट आती है ना, तो वो एनईटी आराम से पास कर सकता है अगर उसकी तैयारी हो, ठीक है? अब मैं आपको कुछ बता दूँ तो इसके चैप्टर नंबर 1 में से 4 से 5 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है? सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 से 4 से 5 एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं। और चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के 10 एमसीक्यूज़ पक्के होते हैं, एंड 5 इंटीग्रेशन के, 5 डिटरमिनेशन के और डिफरेंशिएशन के, सॉरी, ठीक है? और उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 3 भी इंटीग्रेशन आ गई है, तो 5 एमसीक्यूज़ इसमें से हो गए, 5 पिछले वाले में से हो गए, डिफरेंशिएशन में से, ठीक है? तो ये प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होती मेरे से सही। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें से कोई एमसीक्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिला था। इसमें से कोई भी एमसीक्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिला था, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 5 में इस तरह की क्या चीज़ थी जो मैंने देखी है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इस तरह का भी कोई एमसीक्यूज़ मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। चैप्टर नंबर 5 का भी कोई इस तरह का एमसीक्यूज़ मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। चैप्टर नंबर 6 अगर बात करें तो इसमें क्या आता है हमारे पास, फाइंड द एरिया, इसके भी कोई एमसीक्यूज़ नहीं थे कोई ख़ास। इसमें खाली आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सामने स्लोप वाला नज़र आ रहा होगा, ये आपको आना चाहिए। स्लोप अक्सर वो पूछ लेते हैं, ठीक है? पैरेलल लाइन्स की स्लोप क्या होती है? पैरेलल लाइन्स की स्लोप हमेशा इक्वल होती है। परपेंडिकुलर की क्या होती है? उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और ये सर्कल की हमारे पास आ जाती है, इक्वेशन गिवन होती है, बोलती है सेंटर क्या है। इस तरह का भी कोई एमसीक्यूज़ नहीं आया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जो नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से अगर आप ना भी करें तो 10 एमसीक्यूज़ आराम सुकून से आ जाते हैं, ठीक है? तो 15 से 20 एमसीक्यूज़ यानी 30 एमसीक्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ से आएँगे, ठीक है? 30 एमसीक्यूज़ के बाद चैप्टर नंबर 8 में से तो कोई एमसीक्यूज़ भी नहीं आया हुआ था, ठीक है जी? चैप्टर नंबर 8 में से कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं आया हुआ था। चैप्टर नंबर 9 किधर गया जी? चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कहाँ से इसका एमसीक्यू आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 में से वो हमें एक इक्वेशन दे देता है और पूछता है कि इसके कितने आंसर्स हैं, या फिर इसके आंसर क्या-क्या आएँगे, कौन-कौन से एंगल आएँगे, कौन-कौन से क्वाड्रेंट में आएँगे। तो चैप्टर नंबर 9 में से भी 5 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन कम आते हैं, इसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं। समझे, आपके 35 एमसीक्यूज़ मैंने बता दिए कहाँ से आएँगे। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएँ चैप्टर नंबर 10 पे, तो चैप्टर नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 10 में से क्या ही आया होगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। नहीं जी नहीं, इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ मैंने नहीं देखा। हाँ, नहीं इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ मैंने नहीं देखा। तो फर्स्ट ईयर की मैथ्स में से ज़्यादातर आई हुई थी चीज़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर मैथ्स में से क्या था हमारे पास, वो था कि फाइंड द क्या था जी, वो जो नहीं है हमारे पास कॉम्बिनेशन वाले जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो बहुत 5 से 6 एमसीक्यूज़ वो थे कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है? 40 एमसीक्यूज़ हो गए, 5 से 6 एमसीक्यूज़ वो थे, और हमारे पास ये 40 एमसीक्यूज़ यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद nth यानी एक n टर्म फाइंड करनी है, n टर्म फाइंड करनी है, कौन-सी? अरिथमेटिक सीरीज़। 5 से 6 एमसीक्यूज़ हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ के थे। तो इनको अरिथमेटिक सीरीज़ वाले को और हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले को देखकर 50 एमसीक्यूज़ यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है? और बाकी के 50 की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हमारे पास, मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व किए हैं जो कौन से थे, सीक्वेंस वाले थे, ठीक है? सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, और इस तरह के एमसीक्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, यानी 50-60 एमसीक्यूज़ मैंने आपको यहीं पर ही बता दिए कहाँ से आएँगे, ठीक है? तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर की मैथ और सेकंड ईयर की मैथ कर लें, तो आप लोगों को आराम सुकून से जो है 70 प्लस आपके आराम सुकून से आ सकते हैं, क्योंकि 20 से 30 एमसीक्यूज़ आते हैं मैथ्स के, जो कि पंजाब बुक से होते हैं या किसी और बुक से होते हैं। अब एक एमसीक्यूज़ ऐसा आया हुआ था कि एक फिगर बनी हुई थी इस तरह, ठीक है? ट्रायंगुलर फिगर बनी हुई थी ग्राफ के ऊपर, और
इतना सा जो है बीच में लाइन लगी हुई थी। यूँ हमारे पास क्या था, वाई एक्सिस था, यहाँ एक्स एक्सिस था और यहाँ पर दोनों के दरमियान में ट्रायंगल बना हुआ था और यूँ एक लाइन लगी हुई थी। उसने बोला कि ये ट्रायंगल है जो वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान में है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इस तरह के मेंटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको समझ में आ रही है कि फ़िगर क्या है, आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आए हुए थे। तो मैथ्स के इतनी ही टिप्स जो मुझे समझ में आई हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने करनी है इंग्लिश। इंग्लिश कितनी देर में हो जाएगा? 20 एक मिनट लगते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ करने में, क्योंकि उधर खाली सिनोनिम होते हैं और सिनोनिम जिसको ना आते हैं वो उसने खाली गेस ही करने होते हैं। ठीक है? तो मेरे तो इंग्लिश में 8 नंबर आए हैं, क्योंकि मैंने कोई भी एमसीक्यू पढ़ा नहीं था इंग्लिश का। मेरे पास आखिरी 40 सेकंड्स रह गए थे और मेरे पास इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज़ रहते थे। 40 सेकंड्स तो 30 एमसीक्यूज़ और आखिरी 20 एमसीक्यूज़ जो हुए थे मेरे 10 एमसीक्यूज़ मेरे जो हैं वो रह गए थे इंग्लिश के, क्योंकि एक तो मैं इतनी स्पीड में कर रहा था लेकिन फिर भी रह गए थे। अब क्या कह सकते हैं, जैसा नसीब। अब बंदे को एक बार हिदायत हो जाए तो बंदा अगली बार गलती नहीं करता। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी इस बात से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।